जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जिन बच्चों की परीक्षाएं आज यानी 22 अप्रैल को है बच्चों, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जिन बच्चों की परीक्षाएं बच्चों कल से है यानी 23 से लेकर 3 के बीच में, उनके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। बच्चों अगर आपकी परीक्षा 23 से लेकर 3 तारीख के किसी भी एग्जाम में है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चों इसमें केवल वही प्रश्न चुनिंदा चुनिंदा रखे गए हैं जो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या तो बच्चों वो करंट के अफेयर है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, आते हैं पहले अपने सेक्शन में। पहला सेक्शन बच्चों सामान्य ज्ञान का होता है, जिसमें 1 से 15 के बीच प्रश्न होते हैं। तो आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों पर। पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। बच्चों ऐसा कौन सा राज्य है दिए गए ऑप्शन में से जहां पर सूरज आपका सबसे पहले निकलता है। आपके ऑप्शंस क्या है? असम दे रखा है, मिजोरम दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है और गुजरात दे रखा है। तो बच्चों किस शहर में सबसे पहले, दैट मीन किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है? कहाँ निकलता है बच्चों? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि बच्चों भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले सूरज जापान में निकलता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपसे ये भी किस कह सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में किस जगह सबसे पहले सूरज निकलता है। बच्चों वहां पे एक डोंग घाटी है। क्या है? डोंग घाटी है जहां पर सूरज सबसे पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की बच्चों जो शुरुआत है वो आपकी 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। बच्चों अर्जुन पुरस्कार में जो वर्तमान में राशि इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है, वर्तमान राशि वो कितनी बच्चों? वर्तमान राशि जो इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है वो बच्चों कितना है? 15 लाख है। कितना है बच्चों? 15 लाख है। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट डाउन करिएगा बच्चों, क्योंकि यहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितनी राशि आवंटित की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि एल सुब्रमण्यम और टीएन कृष्णन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बच्चों सुब्रमण्यम और टीएन ये दोनों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन से बजाते थे बच्चों? इन दोनों जो दोनों हैं ये वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? दोनों लोग वायलिन बजाते थे। अगर बात करें सितार में तो सितार के लिए एक बच्चों फेमस नाम है उस्ताद विलायत खान। क्या नाम है बच्चों? उस्ताद विलायत खान। बच्चों एक लोग हैं निखिल वंजीर। बच्चों ये भी इसमें काफी ज्यादा फेमस है। कौन है? निखिल वंजीर। इनका भी नाम आप जरूर नोट डाउन करिएगा बच्चों। ठीक है, अगर बात करें बच्चों संतूर की तो संतूर कौन बजाता था बच्चों? भजन सोपारी सर। कौन? भजन सुपारी जी जो बच्चों क्या है बच्चों इसमें संतूर बजाते हैं। क्योंकि बच्चों ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न में आमतौर पर एक दूसरे से मतलब विपरीत भी पूछे जा सकते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ये आपसे पूछ रखा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है वो इनमें से कहाँ स्थित है। तो बच्चों जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ स्थित है? वो मैसूर में स्थित है। कहाँ पे बच्चों? मैसूर। और मैसूर कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि माता टीला बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। कौन सी बच्चों? माता टीला बांध जो परियोजना है ये आपके यहाँ दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस क्या है? उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा मध्य प्रदेश है और चौथा गुजरात है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्योंकि बच्चों जो आपका माता टीला बांध परियोजना है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि किस नदी पे है बच्चों, तो बेतवा नदी पे ये बात बनाया गया है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर ये बात बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? अगला प्रश्न है आपका कि महाभाष्य की रचना किसने की थी। बच्चों जो महाभाष्य की रचना है इनमें आपको बताना है वो किसने की थी। तो महाभाष्य की जो रचना है बच्चों वो पंतजलि की है। सॉरी, महाभाष्य की रचना किसने की थी? इनमें दिए गए ऑप्शंस में से आपको ये बताना है किसकी है बच्चों? पंतजलि की है। पंतजलि किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में पंतजलि दे रखा है, तो इन्हीं की बच्चों ये रचना है। अगर बात करें पाणिनि की तो इनकी एक बच्चों बहुत फेमस रचना है जो जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। क्या? अष्टाध्यायी है बच्चों, इनकी ये बहुत फेमस रचना है।
अगर चाणक्य की बात करें तो इनका बच्चों अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे हैं, ये इस दैट मीन बच्चों क्या कहते हैं कि ये पुस्तक जो लिखे हैं इनमें इनको काफी बड़ी मतलब उपलब्धि प्राप्त हुई थी बच्चों। इनकी अगर फेमस पुस्तक की बात करें तो अर्थशास्त्र है। अगर आपके महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि है बच्चों। अगर बात करें अष्टाध्यायी की तो वो किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। आप इन पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 पर। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है कि समुद्री सुरक्षा अभियान, बच्चों ये करंट अफेयर का प्रश्न है। कह रखा है कि समुद्री सुरक्षा अभ्यास जो सी डिफेंडर्स 2024 था वो भारत और किस देश के बीच लड़ा गया था। बच्चों हमने इस पे एक अलग से वीडियो बना रखे हैं आपके लिए कि जो युद्धाभ्यास होता है वो किस किस कंट्री के लिए होता है। आप अगर नहीं जानते हैं बच्चों आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हो। आपका पहला ऑप्शन सऊदी अरब है, कनाडा है, बांग्लादेश है और यूनाइटेड स्टेट है। तो बच्चों जो आपका समुद्री सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सी डिफेंडर 2024, ये सी डिफेंडर्स बच्चों 2024 किसके साथ किया गया, सऊदी अरब के, कनाडा के, बांग्लादेश के या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि बच्चों ये जो युद्धाभ्यास है ये जनरली अमेरिका के साथ होता है। प्रत्येक वर्ष नहीं कह सकते बच्चों, लेकिन जो ये सी डिफेंडर्स है ये आपका केवल अमेरिका के साथ होता है ये युद्धाभ्यास। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। बच्चों प्रथम भी याद रखिएगा और आप दूसरी भी रखिएगा, ठीक, क्योंकि दूसरे में वर्तमान में जो है वही दूसरी है, ठीक। अगर बात करें पहली की, बच्चों पहली कौन है, भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं बच्चों वो कौन है। आपके ऑप्शंस में क्या दे रखा है, प्रतिभा सिंह पाटिल दे रखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और निर्मला सीतारमन दे रखा है। तो कौन है बच्चों, आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल मैम जो थी वो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगर बात करें बच्चों इंदिरा गांधी की तो ये सबसे पहली क्या थी बच्चों, महिला पीएम थी, प्रधानमंत्री थी पहली। अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो बच्चों ये प्रथम गवर्नर थी, क्या थी बच्चों, प्रथम गवर्नर थी, ठीक है बच्चों। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर दूसरी की बात आपसे करें तो इसको शायद सभी को पता होगा बच्चों, कौन है, द्रौपदी मुर्मू मैम है। द्रौपदी मुर्मू मैम इस समय बच्चों जो राष्ट्रपति हैं यही महिला में दूसरे नंबर पे आती हैं। अगर बात करें आदिवासी महिला की तो बच्चों पहली आदिवासी महिला कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है बच्चों कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। जो आपका भारतीय संविधान सभा होती है उनमें बच्चों कुल महिलाओं की सदस्यों की संख्या पूछ रखा है, 10 होती है, 12 होती है, 13 होती है, फिर 15 होती है। तो बच्चों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो कितनी थी, जो जिस समय संविधान गठित हुआ था बच्चों उस समय महिलाओं की जो संख्या थी वो आपकी 15 थी। कितनी थी बच्चों, 15 थी। तो ऑप्शन नंबर डी में 15 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये पूछ रखा है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। बच्चों मौजूदा समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शंस हैं BBR सुब्रमण्यम है या फिर अमिताभ कांत है या फिर नरेंद्र मोदी है या फिर सुमन बेरी है। तो बच्चों अगर इसमें आपका से उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष कौन है बच्चों, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात करें अध्यक्ष की तो अध्यक्ष कौन है, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक। कौन है बच्चों अध्यक्ष, अध्यक्ष इसके माननीय अपने प्रधानमंत्री जी हैं। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछ रखा है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार प्रस्तावित किया था। दैट मीन बच्चों ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। गुरु अंगद देव थे या फिर गुरु अमरदास थे या फिर गुरु रामदास थे या फिर गुरु नानक देव थे। तो बच्चों गुरुमुखी लिपि का विचार इनमें से कौन दिया था, तो किसने दिया था बच्चों, गुरु अंगद देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये पूछ रखा है कि सितारा देवी कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया करती थी, मतलब इनका रिलेशन किस शास्त्रीय नृत्य से है, कुचिपुड़ी से, ओडिसी से, मणिपुर से या फिर कथक से है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कथक हो जाएगा, क्योंकि सितारा देवी बच्चों किससे संबंधित थी, कथक से संबंधित थी। किस ऑप्शन में कथक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में कथक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रखा है आपसे संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक UNHDI जो बच्चों अभी हाल ही में जारी हुआ, इनमें कुल मिलाकर 193 देश हैं। अगर देशों की संख्या पूछ ले कितने बच्चों, 193 देश हैं। उनमें भारत का स्थान पूछ रखा है।
तो भारत का स्थान इनमें क्या है बच्चों? आपके दिए गए ऑप्शन है 134 है, 136, 26 है, 108, 100 या फिर 40 है। तो बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? बच्चों भारत का जो स्थान है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ था, उनमें भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? 134वां है। काफी बेकार स्थिति भारत की अपने है। आप सोच सकते हो मानव विकास सूचकांक में अपनी स्थिति 134 नंबर पे है, मतलब कहने का अर्थ है बच्चों हमसे आगे 133 देश हैं, तो हमारी स्थिति तो इसमें सही नहीं है। अगर बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो इसमें पूछ रखा है पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? बच्चों पृथ्वी की 3 परत होती है, आप सब जानते हो। पृथ्वी की कितनी परत होती है? 3 परत होती है। अब बच्चों देखो कौन कौन सी होती है। पहली परत क्या है? भूप्रपटी के नाम से जानते हैं आप, भूप्रपटी के नाम से जानते हो बच्चों, ये सबसे बाहरी परत होती है, इसी को हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। दूसरी क्या होती है? प्रवाल होती है बच्चों, ये आपकी मेंटल होती है, इसी को हम लोग मध्यम के नाम से भी जानते हैं, मध्यम परत के नाम से भी जानते हैं। और अगली कौन सी है बच्चों? अगली आपका क्रोड है। अगली क्या है? क्रोड है। क्रोड, इसको इंग्लिश में क्रोड बोलते हैं और हिंदी में क्रोड बोलते हैं बच्चों। ये सबसे निचली परत है, मतलब आंतरिक परत है, निचली नहीं कह सकते बच्चों, लेकिन ये सबसे आंतरिक परत है आपकी, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो सबसे ऊपरी परत बच्चों कौन सी है इसमें? बाहरी परत आपका कौन सा है? वो आपका भूपर्पटी है। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है बच्चों कि याओ सांग जो उत्सव है वो किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? बच्चों जो याओ सांग आपका उत्सव है, ये किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? असम के, अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड के या फिर मणिपुर के? तो बच्चों किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है ये उत्सव? तो आपको पता होना चाहिए, ये मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। क्या कौन सा उत्सव है बच्चों? याओ सांग जो उत्सव है ये आपका मणिपुर द्वारा मनाया जाता है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो बच्चों सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारा सामान्य ज्ञान समाप्त हुआ। तो सामान्य विज्ञान में जो प्रश्न होंगे वो 16 से 30 के बीच होंगे। तो बच्चों इनमें से प्रश्नों की संख्या हम लोग डिस्कस करते हैं। 16 से 20 प्रश्न में अगर बच्चों आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम हर एक प्रत्येक खंड का, जितने जिसमें जैसे मैथ है आपका, जीएस है और जनरल साइंस है, इसमें बच्चों कितना प्रश्न पूछते हैं? जनरली आपका 45 प्रश्न पूछते हैं, मोटा मोटा सब कुछ यही है। तो आपको 45 में हर हाल में बच्चों 38 से 40 प्रश्न करके आना है। तो अब आते हैं अपने विज्ञान के खंड पे। इसमें पहला प्रश्न पूछा है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है? बच्चों प्रकाश संश्लेषण कब होता है आपको पता होगा। उसमें सन की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी पड़ती है और क्लोरोफिल की भी पड़ती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जितने ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी सबकी जरूरत पड़ती है। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, क्या पूछा है आपसे? ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस काला शीशा, मतलब किसको काला शीशा कहा जाता है? दिए गए ऑप्शंस में बच्चों क्या क्या है? सिल्वर है, प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है और क्या है आपका? ब्रोंज है, दैट मीन कांसा है। तो बच्चों सिल्वर को अगर बात कर रहे हैं तो सिल्वर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिल्वर को बच्चों हम लोग सिल्वर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो चांदी होती है बच्चों, ये आपका बच्चों अगर बात करें सिल्वर के फॉर्मूला की तो वो क्या होती है? एजी, मतलब इसको बच्चों चांदी, सिल्वर को चांदी के नाम से भी जानते हैं, दैट मीन्स इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चांदी होता है। बच्चों अगर प्लेटिनम की बात करें तो इसको हम लोग सफेद सोने के नाम से भी जानते हैं। जो आपका प्लेटिनम है इसको हम लोग सफेद सोने के नाम से भी जानते हैं। जो ग्रेफाइट है बच्चों, इसको हम लोग आप किस नाम से जानते हैं? काला शीशा के नाम से भी जानते हैं, काला शीशा के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये एक कार्बनिक कंपाउंड से बना होता है, दैट मीन एक कार्बन से बना होता है। और बात करें बच्चों ग्रेफाइट का आपका, तो ये एक आधातु है, मतलब ये धातु नहीं है, एक ये आधातु है बच्चों। अगर बात करें ये क्या विद्युत का चालक है या सुचालक है, तो बच्चों ये विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है बच्चों, चालक नहीं, ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। इन पॉइंट को भी आप जरूर नोट डाउन करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों काला शीशा हम लोग ग्रेफाइट को कहते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है बच्चों, इसका जवाब आप देने की कोशिश करिएगा। ये कह रखा है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? सबसे बच्चों पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो केल्विन होता है वो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, क्योंकि हमें डिग्री सेल्सियस में पता होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है बच्चों वो मानव का सामान्य ताप होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को कन्वर्ट करें हम लोग केल्विन में,
तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन के बराबर होता है बच्चों? 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक, तो बच्चों अगर 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपके मानव का सामान्य तापमान होता है, तो इसको इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो बच्चों सामान्य तापमान जो है मानव शरीर का वो 310 के आसपास रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 310 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भौतिक राशि प्रतिबल की इकाई क्या है? बच्चों जो भौतिक राशि प्रतिबल है, फिजिकल यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की इकाई बल क्या है? प्रतिबल की जो इकाई है वो क्या है? न्यूटन सेकंड है, न्यूटन सेकंड है, या फिर स्टेरेडियन है, या पास्कल है, या फिर जूल है? तो बात करें बच्चों इसके एसआई यूनिट की, तो वो क्या है? पास्कल है। पास्कल बच्चों अगर पता होगा आपको तो ये दाब की भी एसआई यूनिट है। किसका? दाब का भी बच्चों एसआई यूनिट पास्कल ही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है जल के नीचे जो ध्वनिक होती है बच्चों, जल के नीचे जो ध्वनिक होती है उस संकेतों का पता लगाने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पहला दे रखा है हाइड्रोफोन का करते हैं, या फिर फेटोमीटर का करते हैं, या सोनार का करते हैं, या फिर बोलोमीटर का करते हैं। तो बच्चों जो जल के नीचे ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसको हम लोग हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हाइड्रोफोन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों फेटोमीटर की, तो इससे हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं बच्चों? समुद्र की गहराई हम लोग किससे मापते हैं? फोटोमीटर से मापते हैं। ठीक, अगर बात करें बच्चों सोनार की, सोनार क्या पता लगाता है? जो जलमग्न में वस्तु होती है उसका सबका पता क्या लगाता है? सोनार लगाता है। जलमग्न में जो वस्तु होती है बच्चों उसका पता क्या लगाता है बच्चों? उसका पता जो है आपका वो सोनार लगाता है। ठीक बच्चों, अगर बात करें बोलोमीटर की, तो ये क्या करता है? ये उष्मीय विकिरण मापता है बच्चों। क्या करता है? उष्मीय विकिरण मापता है। ठीक, उष्मीय विकिरण को मापने के काम आता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 क्या है? ये पूछ रखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? बच्चों पौधा जो होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, उसकी प्रक्रिया किसमें होती है? फल में होती है, या फिर जड़ में होती है, या फिर लीफ में होती है, या फिर सीड में होती है? तो बच्चों किसमें होती है? आपको पता होना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया है पौधों में वो किसके जरिए होती है बच्चों? वो आपके पत्तियों के जरिए होती है। किसके जरिए? पत्तियों के जरिए। पत्ती से ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? ये आपसे पूछ रखा है कि बच्चों जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ता है, वह जो वाटर फ्रीज होता है घनत्व बढ़ता है, घटता है, या फिर शून्य हो जाता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पानी जब जमता है तो उसका जो डेंसिटी है, मतलब घनत्व है, वो आपका लगातार बच्चों घटती जाती है। क्योंकि डेंसिटी आपकी जब कोई चीज जमता है तो वो घट जाती है, तो कम हो जाता है डेंसिटी। अगर यही आपसे विपरीत प्रश्न पूछ ले, पानी जब बर्फ से पानी में मतलब बर्फ से जब पानी बनता है तो वो उसकी बच्चों जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसमें कम दे रखा है क्योंकि ये जम रहा है बच्चों, तो ये कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये आपसे पूछ रखा है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस जो है, सॉरी बच्चों पूछ रखा है प्रश्न पहले देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? बच्चों ऐसा कौन सा उपयोग है जिस जैसे सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा इनमें से लेंस है? कॉनकेव है, प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स है, या फिर कॉनकेव है? तो बच्चों कॉनकेव आप देख रहे होंगे, दो ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों यही होगा कॉनकेव ही। आपके लिए दो ऑप्शन सही होंगे, लेकिन पेपर में ऐसा आपको जनरली देखने को मिलेगा नहीं बच्चों। ये मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, सॉरी। लेकिन मिस्टेक नहीं बच्चों, इसमें लेंस दे रखा है, देखो ठीक है, इसमें लेंस दे रखा है, इसमें दर्पण दे रखा है। तो दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मैंने देखा नहीं बच्चों, इसमें लेंस है और इसमें मिरर है, तो मिरर और लेंस में अंतर होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है बच्चों? आपके सामने अगला प्रश्न है किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं? ऐसी में से कौन सी गैस है बच्चों जिस गैस को हम लोग मार्स के भी नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों मार्स गैस के नाम से हम लोग मीथेन को जानते हैं। बच्चों मीथेन को ही हम लोग बायोगैस के भी नाम से जानते हैं। मीथेन को हम लोग बायोगैस के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें बच्चों मीथेन की, तो ये प्रमुख प्राकृतिक गैस है। क्या है बच्चों? प्रमुख प्राकृतिक गैस भी है मीथेन आपकी।
ठीक है बच्चों, इन पॉइंट को भी आप जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आमतौर के में परीक्षाओं में बच्चों ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? बच्चों वायुमंडल में आपके कुल मिला के जो प्रतिशत है आर्गन गैस का वो कितना है? कितना है? 0.093 है, 21% है, या 0.03 या फिर 0.001 है? तो बच्चों जो ऑर्गन की परसेंटेज है आपके वायुमंडल में वो लगभग 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 0.93 है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मात्रा में बच्चों आपका N2 गैस है। कितने में है N2 गैस? आपके 78% में है। कितना है बच्चों? 78% है N2 गैस। उसके बाद O2 गैस है। O2 का लगभग कितना है बच्चों? 21%। उसके बाद आपका ऑर्गन है। ऑर्गन कितनी परसेंट है? 0.093%। ठीक है बच्चों, 0.93%। ठीक है। अगर बात करें बच्चों CO2 की, आपके वायुमंडल में CO2 कितना है? तो 0.03 आपका CO2 का परसेंटेज है। आते हैं अपने अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछ रखा है, हरे पौधे जो है वो सौर ऊर्जा को बदलते हैं किसके जरिए? बच्चों कौन सा सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए ग्रीन प्लांट में आपका कौन सी ऊर्जा लगती है? ऑप्शन क्या है आपके? यांत्रिक ऊर्जा है, या फिर थर्मल तापीय ऊर्जा है, या फिर केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा है, या फिर बायो लॉजिकल यानी जैविक ऊर्जा है। तो बच्चों जब हरा पौधा को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा, मतलब कौन सी ऊर्जा लगती है? तो बच्चों जो पौधे हैं वो सौर ऊर्जा में बदलने के लिए किस का प्रयोग करते हैं बच्चों? आपके केमिकल डाइट में रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में केमिकल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 27 ये पूछ रखा है बच्चों की तंबाकू का मोजेक रोग किसके द्वारा होने वाला रोग है? मतलब जो तंबाकू का एक रोग होता है मोजेक जिसका नाम है बच्चों, ये किसके द्वारा होता है? जिंक के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, या फिर आपका बच्चों ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या फंगस के द्वारा होता है? तो बच्चों जो मोजेक रोग है ये आपका किसके द्वारा होता है बच्चों? ये आपका विषाणु के द्वारा होता है, मतलब वायरस के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न 28 नंबर, ये आपका बच्चों प्रश्न नंबर पूछ रखा है आपसे कि मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? आई होप बच्चों ये प्रश्न आप आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा कि जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है वो आपका 12 है, क्योंकि मैग्नीज आपका 12 नंबर पे आता है। अगर आप पेरियोडिक टेबल में देखोगे तो 12 नंबर पे क्या आता है बच्चों? आपका मैग्नीशियम आता है। ठीक। अगर बात करें बच्चों जो 16 नंबर पे क्या आता है, तो 16 नंबर पे आयरन आता है बच्चों, लोहा आता है 16 नंबर पे। आपको पता होगा, सॉरी बच्चों लोहा नहीं आता है आपका 16 नंबर पे, सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 16 नंबर पे सल्फर आता है बच्चों, सॉरी क्या आता है 16 नंबर पे? आपका सल्फर आता है। अगर बात करें 8 नंबर पे कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है बच्चों। 12 नंबर पे आपका सल्फर आता है बच्चों 16 नंबर पे। 12 पे आपका क्या आता है बच्चों? 12 पे आपका बच्चों 12 पे आपका क्या आता है? 12 पे बच्चों 12 पे आपका मैंगनीज आता है। तो ऑप्शन नंबर बी में 12 दे रखा है, 12 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें 18 की बच्चों, 18 नंबर पे आपको पता होगा पेरियोडिक टेबल में आर्गन आता है। क्या आता है? ऑर्गन आता है। तो 16 पे क्या आता है बच्चों? सल्फर आता है, और 12 पे आपका मैग्नीशियम आता है। आपका 8 पे O2 आता है। एक कार्बन होता है बच्चों, कार्बन कितने पे आता है? 6 पे आता है। कार्बन का जनरली प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों, तो कार्बन का भी आप नोट डाउन करिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न 29 नंबर आपसे पूछ रखा है कि बच्चों सोने का लैटिन नाम क्या है? आप सभी को पता होगा बच्चों सोने का जो लैटिन नाम है वो ऑरम है। सोने का लैटिन नाम ऑरम है। अगर फेरम की बात करें तो बच्चों ये लोहा का लैटिन नाम है। किसका है? ये लोहा का बच्चों लैटिन नाम है। ठीक। अगर बात करें बच्चों आपसे कि अर्जेंटन किसका नाम है, तो अर्जेंटन बच्चों किसका नाम है? ये चांदी का आपका लैटिन नाम है। किसका बच्चों? चांदी का आपका लैटिन नाम है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है कि जो सोरा है उसका रासायनिक नाम क्या है? बच्चों सोरा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, या फिर आपका सिल्वर नाइट्रेट है, या लेड नाइट्रेट है, या तो लेड सल्फेट है? तो बच्चों सोरा आपको किस नाम से जानते हैं? सोरा जो है बच्चों वो पोटेशियम नाइट्रेट के होता है। ठीक। सोरा क्या होता है बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपका यहाँ से जीएस सॉरी जनरल साइंस आपका समाप्त होता है, यानी कि बच्चों साइंस आपका समाप्त होता है यहाँ से। अब यहाँ से जो सेक्शन शुरू करेंगे वो किसका है बच्चों? गणित का है। गणित में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। रीजन है कि हम लोग प्रत्येक टाइप का प्रश्न जो है यहाँ से दैट मीन प्रैक्टिस सेट से बच्चों कवर कर लेते हैं, तो लगभग लगभग उसी बेस पे गणित का प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है बच्चों, पहला मैथ से यानी प्रश्न नंबर 31 टोटल आपका है। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कह रखा है, ये कह रखा है बच्चों कि अगर आपका x प्लस वाई जो है वो 1 दे रखा है और क्या कर रखा है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछ रखा है। सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। अगर इस तरह का प्रश्न पूछे, अगर सिंबल, इसका सिंबल देखना एक जैसे है, तो क्या करोगे, उसको आपस में माइनस करोगे। अगर सिंबल अलग अलग है तो आपस में जोड़ दोगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है बच्चों, एक इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से घटा दो, मतलब जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे तो x और x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा कि नहीं, x प्लस x 2x हो जाएगा, और माइनस x से प्लस y कैंसल आउट हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू बच्चों 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1 आ जाएगी। तो सेम एज इट इज x की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो आप। अगर पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखते हो तो x की वैल्यू 1 रख दो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 1। बच्चों y की वैल्यू इधर 1 प्लस में है, इधर भी प्लस में 1, 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, यानी y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो एक की वैल्यू आपकी 1 दे रखा है और दूसरी वैल्यू 0 दे रखा है। बच्चों आपको प्रश्न पत्र में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जनरली एक्स वाई के फॉर्म में देगा। तो 1 और 0 किस में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये आपसे पूछ रखा है कि एक ए और बी, कोई वस्तु हो, बच्चों कोई आदमी है ए और बी, जिनका नाम क्या है, ए और बी है। ये कोई कार्य मिलकर 20 दिन में करते हैं। हम मानते हैं ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। और क्या कह रखा है कि बी और सी उसी कार्य को मिलकर कितने में करते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बच्चों, 15 दिन में करते हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तीनों कितने दिन में करते हैं बच्चों, 10 दिन में करते हैं। अब पूछ रखा है कि सी अकेला उसको कितना दिन में पूरा करेगा। बच्चों हम लोग इफिशियंसी निकाल, दैट मीन एक एक की क्षमता निकाल लेते हैं, एक एक की क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, टोटल का एलसीएम लेंगे 20, 15 और 10 का। तो टोटल का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा ना। 20, 15, 10 का आप एलसीएम करके देख लेना कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। ठीक, अब एक एक का चेक कर लेते हैं। ए बी का करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 60 बाई 20 कर दोगे। ए बी का कितना आ गया आपका, आपके पास 3 आ गया। ऐसे 15 बाई 60 कर दोगे तो निकल जाएगा किसका बच्चों, बी प्लस सी का। 15 बाई 60 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 4 आ जाएगा। ठीक, तो इसका कितना क्षमता आ जाएगा, बी प्लस सी का बच्चों 4 आ जाएगा। वैसे ई प्लस बी का निकालोगे तो कितनी एक की क्षमता आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब क्या कह रखा है प्रश्न बच्चों, प्रश्न कह रखा है कि केवल सी का पूछ रखा है, तो हमें केवल सी का मान फाइंड करना है। तो सी का मान कैसे फाइंड करेंगे, आप टोटल में से बी प्लस सी को माइनस कर दो ना। क्या करोगे आप, मतलब सी का निकालना है तो बच्चों सी का निकालना, सॉरी बी प्लस सी माइनस कर दोगे तो सी तो निकल जाएगा। तो ए बी को माइनस कर सकते हो। ठीक, ए बी का क्या दे रखा है बच्चों, इफिशियंसी क्षमता क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और ए प्लस बी तीनों का कितना दे रखा है, सी दे रखा है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी में से आपको क्या माइनस कर देना, ए प्लस बी आपको माइनस कर देना, तभी तो सी मिलेगा, क्योंकि बी प्लस सी से बी प्लस सी आपका कैंसल आउट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना बच्चों, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ए प्लस तो सी का मान आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 6 है ना। तो और उसके बाद कितना है बच्चों, ए प्लस बी का कितना है, 3 है ना। तो ए प्लस सॉरी सी प्लस 3 हो जाएगा। तो बच्चों सी का यहाँ मान आपका आ जाएगा कि नहीं, 6 में से 3 को माइनस करोगे 3 आएगा, यही इसका आपका सी का आपका दिन में, मतलब इसका वो आ गया क्या, कार्य क्षमता आ गया। दैट मीन बच्चों ये कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है, दिन नहीं निकला अभी, ये आपका बच्चों उसकी क्षमता निकली है। तो क्षमता से दिन निकालने के लिए क्या करोगे, इसी जो आया है बच्चों 3 सी की वैल्यू, उसी को 60 से माइनस कर दोगे। दैट मीन टोटल से उसको घटा दोगे तो आपका दिन निकल जाएगा। तो 60 बाई कितना कर दोगे, 60 बाई बच्चों आप 3 कर दोगे, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपको बच्चों, 60 से 3 को माइनस करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। यानी कि सी जो है बच्चों उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। 20 आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में 20 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
ये कह रखा है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की डिग्री 90 से कम होती है। बच्चों कोई एक त्रिभुज है, उसका जो तीनों कोण है इनका आप सम ये 90 से लेस होता है, मतलब 90 से, सॉरी बच्चों 90 से लेस होता है, मतलब 90 से कम होता है। ठीक, ये अगर 90 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, सॉरी हाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, ये 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, जो इसके एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। ठीक, अब बात करें बच्चों न्यूनतम कोण की। न्यूनतम कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल, ये कितने से होता है बच्चों, लेस देन 90 से होता है, मतलब 90 से कम होता है। आपसे पूछ भी रखा है प्रश्न में 90 से कम क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल होता है जो कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों, ये 90 से ग्रेटर होता है, क्या 90 से ग्रेटर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 19 मतलब 90 से बड़ा होता है। ठीक, तो आपका 90 से कम पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34 है बच्चों। ये आपका क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि 5 छात्रों का औसत भार कितना है। जो 5 छात्रों का बच्चों औसत भार है आपका, वो कितना दे रखा है, 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम दे रखा है। तो अगर उसमें से एक छात्र कितने का है, 50 किलोग्राम है, और वो छोड़ जाता, तो शेष बच्चों का औसत भार कितना होगा। बच्चों काफी आसान प्रश्न है। आपका 5 छात्रों का जो औसत भार दे रखा है वो 40 किलोग्राम दे रखा है। अगर 40 किलोग्राम दे रखा है तो कितना कुल मिला के होगा, औसत भार 40 किलोग्राम है, तो इसी को बच्चों 40 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल भार निकल जाएगा कि नहीं। एक का जो औसत भार है बच्चों वो 40 किलोग्राम है, तो पांचों का जो भार अलग अलग निकालने के लिए 40, मतलब पांचों का टोटल निकालने के लिए, जैसे आपको कोई संख्या दी जाती है 5 लोग का, तो उसको कहते हो कि 200 है मान लो, उसका औसत मतलब एक का वेट है 12 है 25 है, तो सबको आप मल्टी डिवाइड कर देते हो ऐड करके, और उतनी जितनी संख्या होता है वैसे उससे डिवाइड कर देते हो। तो इसमें क्या है बच्चों, 5 का दे रखा है, इसमें आपको निकालना है, टोटल निकालना है, तो 40 इंटू 5 हो जाएगा। 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 200 किलोग्राम हो जाएगा ना। टोटल जो भार है बच्चों 5 छात्रों का वो कितना हो जाएगा, 200 किलोग्राम हो जाएगा। अब कह रखा है कि एक छात्र का भाग है 50 किलोग्राम जो उसको छोड़कर चला जाता है, तो जो छोड़ के जाएगा तो उसको आप माइनस करोगे, तो आप 20 200 से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 150। बच्चों आप 150 भाग, और एक छात्र निकल गया तो 4 की जगह कितना, 5 की जगह कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब 4 का मतलब शेष बचे हुए छात्रों का औसत पूछ रहा है, तो बच्चों 150 केजी है, तो 4 ही लोग हैं, तो इसको 4 से डिविजिबल कर दो, तो कितना आएगा आंसर आपका। आपका जिसको भाग काटोगे तो 37.5 आ जाएगा। ठीक बच्चों, 37.5 आपका किलोग्राम किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, कह रखा है एक दुकानदार है बच्चों, उसकी लागत कितनी, कोई वस्तु 1080 रुपए की है, तो उसको बेचकर 180 रुपए का लाभ कमाता है, मतलब प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, 180 दे रखा है, और उसका मूल्य क्या दे रखा है, 180 दे रखा है, मतलब क्रय मूल्य जो है बच्चों, उसकी मूल्य वास्तविक मूल्य जो है वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, और लाभ कितने का हो रहा है, 180 दे रखा है। तो प्रतिशत लाभ मतलब पी परसेंटेज आपसे पूछ रखा है कितने परसेंट होगा। तो बच्चों पी परसेंट का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, पी इंटू 100 ना, बाई क्या होता है बच्चों, सीपी। सीपी मतलब बच्चों क्या होता है, क्रय मूल्य। लेकिन अभी तो हमें इसमें क्रय मूल्य पता नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग मूल्य तो पता है, दैट मीन कि बच्चों जितनी लागत लग रही वो तो पता है, लेकिन आपको सीपी नहीं पता है। तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी इक्वल टू जितना के खरीदा है बच्चों उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दे, मतलब ये इसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, जितने से वो परचेज करता है। ठीक, इसमें वो अपना भी प्रॉफिट जोड़ की, मतलब इसमें जो प्रॉफिट है उसको तो निकालना पड़ेगा सीपी निकालने के लिए। तो 1080 रुपए की कोई वस्तु है, वो किसने के बेच रहा, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 180। तो बच्चों उसका सीपी निकल सकता है कि नहीं, जो उसका वास्तविक मान है उसमें से उसका प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा, आपका सीपी बच्चों 900 आ जाएगा। ठीक, अब यही सीपी का फॉर्मूला यहाँ रख लीजिए, आपको प्रॉफिट पता है, पी इंटू 100, सॉरी बच्चों पी तो लिखे, पी का मान कितना है उसको लिखना है, तो पी का मान 180 है, इंटू 100, और बाई बच्चों सीपी कितना है 900। ठीक, इसको देखो बच्चों, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया आपका, और 9 से 180 काटो कितना आएगा आपका, 9 दूनी कितना होता है बच्चों, 9 दूनी 18 होता है, तो 20 आ जाएगा। 20% आपका जो है वो लाभ का प्रतिशत आ रहा है। तो 20% आपका किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये बच्चों आपसे पूछ रखा है जनरली, ये कह रखा है कि दो संख्या है कोई ए और बी। क्या है बच्चों, दो संख्या ए और बी, कोई दो संख्या है ए और बी, तो क्या रखा है बच्चों कि उनका औसत जो है वो 20 है।
दो संख्याओं का औसत a और b का औसत जो है बच्चों वो 20 का दे रखा है। अगर आपसे औसत 20 का दे रखा है तो बच्चों उसका मान्य भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दो व्यक्ति हैं तो जितना भी औसत होगा बच्चों, तो जितने टोटल में से उसको दो से डिवाइड किए होंगे, तभी तो इसमें निकालने के लिए उनका मान्य दो, जो ए बी का मान निकालने के लिए दो से गुणा कर लेंगे, उसमें डिवाइड करके निकाले थे प्रत्येक का मतलब औसत, हम लोग प्रत्येक का निकालने के लिए दो से गुणा कर लेंगे। डिवाइड और गुणा का रूल बच्चों आप समझना, औसत निकालने के लिए कहेगा डिवाइड करना है, अगर मान निकालने के लिए कहेगा गुणा करना है, तो जितनी संख्या होगी उतने से गुणा करना है, ये नहीं कि अपने मन से कर देना। तो 20 दूनी कितना होता है बच्चों? 40 होता है। ठीक, वैसे दूसरे का निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का औसत मान कितना दे रखा है? बी प्लस सी का औसत मान दे रखा है बच्चों 19। इसको भी दो से, क्योंकि दो ही लोग हैं तो इसको भी दो से मल्टीपल कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 38 हो गया। ऐसे ही एडिसिड बच्चों हम लोग सी और ए का निकाल लेते हैं। सी प्लस ए का कितना दे रखा है? 21 दे रखा है, दो लोग हैं इसलिए इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 42 हो गया। अब क्या है? अब कह रखा है आपसे ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है बच्चों? ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करना है तो आप सिंपल इनको सबको प्लस कर लो ना बच्चों, आप इनको सिंपल सबको प्लस कर लो। तो सबको प्लस करोगे तो ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों? आपके पास ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा ना, 120 आ जाएगा। इनको भी सबको ऐड कर लो बच्चों, इनको सबको ऐड करो लोग, कितना आएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। ठीक, ये मान आ गया बच्चों। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारा a की वैल्यू पता चल जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए बच्चों, शायद सभी बच्चों को पहले से आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो देख सकते हैं। तो दो बच्चों इसमें से कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा, इक्वल टू कितना है? 120 है। तो 120 को दो से काट सकते हो आप, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 60 आ जाएगा। अब आपको बच्चों देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 आ गया। आपको बच्चों a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, b प्लस सी का मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए। b प्लस सी का मान कितना निकाले हम लोग? 38 है। तो a प्लस 38 इक्वल टू 60। अब बच्चों 38, 60 में से 38 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया बच्चों? 22 आ गया। ए का मान 22 आ गया। तो 22 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, यदि ए रेशियो बी दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? ए रेशियो बी दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? 4:7। वैसे बी रेशियो आपका सी दे रखा है, कितना दे रखा है? 9:7 दे रखा है बच्चों। जो ए रेशियो बी दे रखा 7 दे रखा है और बी रेशियो सी 9.7 दे रखा है। यदि कह रखा है ए इक्वल टू बच्चों 72 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी? अगर ए हम लोग 72 मान ले तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जनरली इसमें आमतौर पे कैसे निकालते हैं आप देखिए, ए बी सी एक रूल होता है बच्चों, ए बी सी तीनों आप कर लें। ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 4:7 दे रखा है, और बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 9:7 दे रखा है। सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। आप इसमें क्या करोगे? देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल हमेशा अपनाना। इन दोनों में क्रॉस हो गया और इसमें क्या हो गया बच्चों? एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि अगला वर्ड है नहीं, तो इसमें जनरली इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए का मान निकल जाएगा बच्चों। तो 9 सते कितना होता है बच्चों? 9 सते कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो 9 सते होता है बच्चों वो कितना होता है? सॉरी 9 सते नहीं बच्चों, ये 4 है, तभी मैं कंफ्यूज हूँ। 9 सते नहीं, 9 चौका है। 9 चौका कितना होता है? 36 होता है। तो ये ए का मान आ गया 36। बी का निकालते हैं, 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा आपका? यहाँ 63 आ जाएगा। ठीक, और सी का मल्टीप्लाई करोगे 7 समझ कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रखा है? सी का मान हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सी का मान फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखते हैं सी का जो मान होगा बच्चों वो डायरेक्टली किससे कंपेयर कर देंगे? आपका ए का मान जो दे रखा है 72, ए का मान कितना दे रखा है? 72 दे रखा है, और ए का मान कितना दे रखा है? यहाँ 36। तो बच्चों एक किसके बराबर होगा? देखो ए का मान दे रखा है यहाँ पे 72, तो एक 36 इक्वल टू 72। अब एक जो है बच्चों वो 2 के बराबर हो रहा है, एक जो है 2 के बराबर हो रहा है। तो आप यहां से देख सकते हो, एक का दे रखेगा बच्चों उसी से आप निकाल लेना। जैसे यहाँ पे 36 दे रखा है और ए का मान यहाँ 72 दे रखा है, तो उसके कितना रेशियो में वो बढ़ रहा है? तो कितना सापेक्ष में बढ़ रहा है बच्चों? एक का 2 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? एक का 2 गुना हो रहा है। इसीलिए बच्चों ए की वैल्यू हमेशा दी रहती है कितने गुना वो बढ़ रहा है। तो यहाँ से उसी मान को बढ़ा लोगे आप, 49 का भी 2 गुना बढ़ा लोगे तो 49 का 2 गुना कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। अब बच्चों यही आपके सी का मान्य है। तो 98 किस ऑप्शन में है? 98 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न क्या कह रखा है आपसे? ये कह रखा है कि एक कोई संख्या है जो उसके 3.5 भाग से
अंतर आ रहा है कितने का, 40 का। बच्चों कोई संख्या आप x ले लें, सपोज कर लें कोई संख्या x है, x उसके कितने भाग से अंतर आ रहा है बच्चों, 3 5 भाग से अंतर आ रहा है। देखो बच्चों एक x संख्या है जिसका अंतर कितने से आ रहा है, 3.5 भाग से, उसका अंतर भी आएगा तो वो भी संख्या बच्चों उसमें सम्मिलित होगी, x होगी, इक्वल टू किसके बराबर है, वो 40 के बराबर है। अगर बच्चों अंतर की बात करें तो आप जनरल सी भाषा है कि वो माइनस ही होगा, ठीक, क्योंकि बच्चों अगर दूसरे में आप मुझमें और किसी में अंतर पाओगे तो मेरी कुछ गुणवत्ता उसके गुणवत्ता से कम होगी, ठीक। अब देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सिंपल सा आ जाएगा, 5x माइनस 3x बाई 5 आ जाएगा, इक्वल टू 40 आ जाएगा ना बच्चों। आप इसको सॉल्व कर लो, 5 में से माइनस करोगे 3x को, 2x आएगा, 5 चौक 20, मतलब बच्चों ये 5 चौक कितना होता है, 20 आएगा, 5 चौक 20 तो 200 हो जाएगा, x वैल्यू इधर 2 से उधर कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो 100 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है, यदि किसी संख्या को 5 गुने में जोड़ा जाए तो योगफल संख्या के 3 गुने से 12 अधिक क्या हो सकता है। बच्चों काफी आसान प्रश्न है, बस आप प्रश्न को समझ जाओ। इसमें क्या कह रखा है कि कोई संख्या है जिसको 5 गुने में 4 जोड़ो, 5 गुने में कितना जोड़ो, 4 जोड़ो, काफी आसान है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई संख्या क्या है, हम x ले लें, एक संख्या हमारे पास x, फिर कह रखा है कि कोई संख्या है उसके 5 गुने, तो ये संख्या में 5 गुना क्या होगा, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5x, उसमें कितना जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए, ठीक, वो उसका योगफल, मतलब 4 जोड़ेंगे तभी तो योगफल, इक्वल टू किसके बराबर होगी, 3 गुणे इसी संख्या का 3 गुणे, तो 3 गुणे मतलब क्या है बच्चों, 3 से गुणा कर दोगे, 3x प्लस 12, तो आप कितने का अधिक हो जाए, क्या कह रखा है, 12 गुना 12 अधिक हो जाए, तो उसी संख्या का मान निकालना है, तो उसी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। आपको जनरली x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो काफी आसान है, 3x प्लस, बच्चों इधर लॉग यदि माइनस में हो जाएगा तो प्लस नहीं माइनस होगा, 3x, ये 4 उधर जाएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 होगा। तो 5 में से 3 माइनस करोगे, 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपकी 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो x की वैल्यू 4 किस ऑप्शन में, बी में है, बी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपसे पूछ रखा है कि यदि किसी संख्या का जो प्रतिशत है वो 40 उसके 60% से 30 कम है। फिर बच्चों इस प्रश्न को आपको केवल समझना है, बहुत आसान प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न जो होते हैं बच्चों वो आपके बोनस पॉइंट देके जानते हैं, बस आपको प्रश्न समझ में जाना चाहिए। कह रखा है यदि कोई संख्या है, अब संख्या क्या, इसमें फिर एक्स वाई कुछ भी सपोज कर ले, तो हम सपोज कर रहे हैं एक संख्या एक्स है, कह रखा है वो 40% है, तो एक्स की कोई संख्या है उसका 40% से अधिक है, दैट मीन कहने का क्या अर्थ है बच्चों, 40% जो है उसके 60% से 30% कम है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखो ज्यादा कौन है, 40% उसके 60% से कम है, मतलब ये 60% ज्यादा है, तो x इंटू क्या करोगे बच्चों, 60%, 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे 60/100 होगा। ये किसने कितना आ रहा है बच्चों, अंतर इसका, ये इसका आप अंतर देखोगे तो 30 से कम है, तो किसका कम है, लेकिन ये भी करोगे तो 40% का कम है, सॉरी बच्चों 20% का, कितने का कम है, आप ध्यान से देखो, कह रखा है प्रश्न यदि किसी संख्या 40% है तो उसको 60% से 30 कम है, तो 60% से 30 कम है बच्चों, ठीक, तो 60% है, तो दूसरा कम कौन सा है, 40% है, तो इसको करेंगे x इंटू 40% कैसे लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे, और ये किसके बराबर है बच्चों, ये 30 के बराबर है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया बच्चों, क्या आ गया, 6x/10 आ गया, माइनस यहां से भी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x/ आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी 10 आ जाएगा, दोनों में सेम है तो दोनों सेम है तो उधर जा सकता है बच्चों, दोनों का एलसीएम सेम मतलब सेम ही आएगा, तो 6 में से आप 4 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 2x इक्वल टू 3 इंटू 10, ठीक बच्चों। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हो आप, x की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएगी, 150 आ जाएगी। अब बच्चों आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई, तो इसमें पूछा क्या है, वो आपका नंबर पूछ रखा है कि 20% से कितना कम होगा, तो नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, आप उसी का 20% का प्रतिशत निकाल लोगे, उसका 20% कुल मिला के निकाल लोगे, उस नंबर का बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, उस संख्या का 20% फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करोगे, 20% फाइंड करोगे, कितना होगा 150%, कितनी फाइंड करते हैं 20% फाइंड करना है, 20 बाई आपको क्या कर देना बच्चों 100 कर देना है, ठीक, तो परसेंट फाइंड हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो मर गया,
एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो 15 इंटू 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 15 इंटू 2 आपका 30 आ जाएगा। कहने का बच्चों कितना आ गया, 30 आ गया। तो किस ऑप्शन में है बच्चों, आपका परसेंट नहीं निकालना है तो परसेंटेज 20% निकालना है उस संख्या का, तो 20% कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपके कह रखा है कोई बच्चों गुणनफल है 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523। इसमें इकाई अंक फाइंड करना है बच्चों। इकाई अंक फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल रूल है कि इकाई अंक जो है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, केवल इकाई अंक। ठीक, तो इकाई अंक करोगे बच्चों, 4 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 चौक 32 होता है, 32, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 28 होगा। 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 होगा बच्चों। इसका भी आप इकाई अंक मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी सॉरी बच्चों कुछ गलती हुई है, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। 7 त्रिक कितना होता है बच्चों, 21 होता है, 28 नहीं होता, 7 त्रिक 21 होता है। तो आप इसका भी इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एकम 2, तो बच्चे इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, और 2 दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रखा है कि 28 से 42 में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, मतलब लासा और मासा 28 42 का ज्ञात करना है। तो बच्चों 28 और 42 के लासे का अनुपात आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, लासा और मासा निकालना पड़ेगा। 28 और 42 का बच्चों लासा कितना होगा आपका, अगर पहले एलसीएम की बात करेंगे तो कितना होगा, दोनों का आप एलसीएम निकाल लोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, मतलब इनका एलसीएम जो है वो 84 आ गया। ठीक, और अगर बात करें एचसीएफ की, तो ये दोनों संख्याएं बच्चों, दोनों संख्याएं 14 से कट जाती है, सिंपल सी बात है, 14 इसका एचसीएफ है। मैक्सिमम बच्चों जिस मैक्सिमम नंबर से दोनों कट जाए वही उसका एचसीएफ है, तो 14 से मैक्सिमम कटेगा तो 14 इसका एलसीएम है। कह रखा है इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात का मतलब बच्चों, अनुपात मतलब डिवाइड। ठीक, इसको आप काटोगे, 84 है, सॉरी बच्चों हमने कुछ लिखा है, 14 और 84 कैसे कट जाएगा, 14 और 84 का रेशियो बच्चों 14 एकम 14 होता है, 14 छक 84 होता है, सॉरी हाँ 14 छंग 84 होता है बच्चों, तो छंग होता है, 6 रेशियो 1 आ गया, तो 6 रेशियो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि जो वार्षिक ब्याज है किसी का वो क्या दे रखा है बच्चों, वार्षिक आपको ज्ञात करना है क्या, वार्षिक ब्याज, जिसका क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है बच्चों। मूलधन कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और टाइम दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है, तो मिश्र धन उसका कितना दे रखा है, 107 दे रखा है। ठीक, अब बच्चों आपसे वार्षिक ब्याज पूछ रखा है। वार्षिक ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वो वार्षिक ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सॉरी वार्षिक ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, S% इंटू आपका कितना बच्चों 100 बाई P इंटू टी। अब इसमें दे आपको देखिए दे क्या रखा है, आपको बच्चों इसमें से केवल मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन मतलब S% आपका निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बच्चों मूलधन प्लस ब्याज से। कैसे निकलेगा बच्चों, मूलधन, सॉरी बच्चों आपका जो मिश्र धन है वो दिया है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों यहाँ पे इसका ब्याज निकालना है। ठीक, तो ये मिश्र धन आपको दे रखा कितना है, ये 107 है, 107 इक्वल टू, निकालना क्या है बच्चों इसमें, आपको आपको निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना क्या है बच्चों, आपको ब्याज निकालना है। तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो बच्चों ब्याज इधर लाओगे तो इसको माइनस हो जाएगा, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब एस जो परसेंटेज है ब्याज का वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो आपका 7 आ जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू, इसमें केवल यही हमें नहीं पता था, तो इस पे रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गया इंटू 100। अब बच्चों पी आपको दे ही रखा है, मतलब आपको पी दे रखा है, तो पी कितना दे रखा है बच्चों, पी आपका 100 दे रखा है इंटू, और आपका टाइम क्या दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, तो बच्चों आपका जो वार्षिक ब्याज है वो कितना परसेंट आ गया, 7% आ गया। तो 7% किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये बच्चों आपसे पूछ रखा है कि आपको पहले 50 का और नेचुरल नंबर का सम निकालना है। बच्चों आपके पहले 50 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, एक मिनट रुकिए बच्चों, थोड़ा स्लाइड्स खुल नहीं रही है। तो बच्चों क्या है, 50 विषम शब्द जो प्राकृतिक संख्या है उनका आपको इसमें क्या पूछ रखा है, प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रखा है। तो बच्चों पहली प्राकृतिक संख्या का जो 50 विषम प्राकृतिक संख्या है उसका योग हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल बच्चों एक फॉर्मूला होता है, अगर आप सबको पता हो कि 1 से जो 50 तक विषम प्राकृतिक संख्या है उनका योग निकालने के लिए
क्या होता है बच्चों, वो एन स्क्वायर होता है। क्या, एन स्क्वायर होता है। तो 1 से 50 के बीच निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 50 है बच्चों, तो 50 का आप स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 50 का स्क्वायर बच्चों आपका 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक, 2500 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। बच्चों आपसे कभी भी किसी भी संख्या का विषम प्राकृत संख्या निकालने को कहेगा उनका योग, तो बच्चों एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, उसे डायरेक्टली एन स्क्वायर कर देना बच्चों, उसी संख्या का जो सबसे हाईएस्ट हो टोटल, तो वही उसका बच्चों क्या हो जाता है, योग हो जाता है विषम प्राकृतिक संख्या का। ठीक, चाहे जो संख्या बच्चों आपको एग्जाम पेपर में दिया रहे। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर 45 ही आपसे कह रखा है एरिया का बच्चों, जो एरिया दे रखा है किसका, स्क्वायर का 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको पैरामीटर उसी स्क्वायर का बताना है। बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 441। तो ए निकाल लोगे आप, इसमें से कितना आ जाएगा, ए निकालोगे तो 441 अंडर रूट में आ जाएगा। तो 441 किसका बच्चों कंप्लीट रूट है, ये आपके किसका है बच्चों, जो ए स्क्वायर है ये किसका है आपका, आपका बच्चों 21 का परफेक्ट स्क्वायर है 441। तो 21 ए इक्वल टू 21 आ जाएगा। ठीक, आप करके देख लेना, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 21 है। अब बच्चों देखो सेंटीमीटर, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आपका किसी स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो साइड आपको पता है, साइड कितनी है बच्चों, 21 है। तो 4 इंटू साइड करोगे तो 21, इन दोनों को सॉल्व करोगे, 5 4 बच्चों 4 दूनी 4 एकम 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है, 84 आ गया। 84 किसी ऑप्शन में है, 84 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ से आपके रीजनिंग का खंड, सॉरी मैथ का खंड समाप्त हुआ बच्चों। अब 5 प्रश्न आपके हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। तो पहला देखो, पहला रीजनिंग का क्या दे रखा है, कह रखा है कि सैम स्टैंड कर रहा है बच्चों। सैम का मतलब हम लोग 19 11 3 लिख रहे हैं और सन का स्टैंड कर रहा हूँ 19 21 14 लिख रहे हैं। तो बच्चों डे का स्टैंड क्या करेगा बच्चों, जनरली इसमें स्थानीय मान विपरीत इन्हीं सब के बेसिस पे प्रश्न में रहते हैं। तो देखो सैम का बच्चों एस का स्थानीय मान क्या होता है, एस का स्थानीय मान 19 होता है और ए का स्थानीय मान 1 होता है और बच्चों एम का स्थानीय मान 3 होता है। मतलब कहने का आधार ये है बच्चों की स्थानीय मान का दे रखा है। तो आप डे का स्थानीय मान निकाल लो, डी का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है, ए का स्थानीय मान 1 होता है, वाई का स्थानीय मान 25 होता है। तो बच्चों 41 21 बच्चों 4 1 25 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका, अगला प्रश्न आपका दे रखा है बच्चों हेलमेट हेड और ग्लव्स। जिस तरह का रिलेशन हेलमेट और हेड में है उसी तरह का रिलेशन दस्ताने में से अगले ऑप्शंस में होना चाहिए। बच्चों क्या है, आप ध्यान से देख पा रहे होगे अगर, कि हेलमेट जो है वो सर में लगाया जाता है, मतलब सर में पहनने के काम आता है। हेलमेट आपका बच्चों सर में पहनने के काम आता है। तो उसी तरह अब देखते हैं बच्चों दस्ताना किसमें आप पहनते हो, सिंपल सी बात है बच्चों, दस्ताना आप हाथ में पहनोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही हाथ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आपको सॉल्व करना है, क्या है, एक रिलेशन 8 से 14 14 से 19 19 से 23। बच्चों इसमें देखो बढ़ती हुई संख्या आपको नजर आ रही है। तो 8 में 14 जाने के लिए ये कितना बढ़ रहा है, 8 में 14 जाने के लिए बच्चों ये कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, +6 हो रहा है। अब देखो 14 से 19 में जा रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। 19 से 23 में जा रहा है, +4 हो जाए। मतलब ये बढ़ता भी रहा लेकिन एक एक संख्या घट भी रहा है, मतलब एक एक संख्या कम करके घट रहा है। 4 के बाद कितना आता है बच्चों, +3 का आता है। तो 23 में आप 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 26 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। ये क्या रखा है आपसे कि बच्चों यदि दो मतलब एक स्टेट को TUBUF लिखते हैं, मतलब स्टेट को बच्चों क्या लिख रहा है, अपनी किसी डिकोडिंग का प्रश्न है बच्चों, अपने डिकोडिंग भाषा में लिख रहा है TUBUF, और ऑफिस को उसी भाषा में कैसे लिखेगा। बच्चों देखो इसमें कर क्या रहा है, STATE को क्या लिख रहा है, TUBUF लिख रहा है ना। तो उसी भाषा में ऑफिस को क्या लिखेगा। अब देखो क्या लिख रहा है बच्चों, S को T में रिप्लेस कर रहा है, मतलब S से किस में जा रहा है, S से T में जा रहा है। तो S से T में जाने के लिए क्या कर रखा है बच्चों, +1 कर रखा है। T से U में जाने के लिए आपका भी +1 कर रखा है। A से B में जाने के लिए +1 है, T से U में जाने के लिए फिर, और E में F जाने के लिए प्लस, मतलब क्या रखा है, +1 कर रखा है। तो O में +1 जोड़ोगे तो आपका क्या होगा बच्चों, P होगा। O के बाद P आता है। F में +1 जोड़ोगे G होगा, फिर F में +1 जोड़ोगे G होगा, प्लस I में +1 जोड़ोगे J होगा, और C में +1 जोड़ोगे D होगा, और E में +1 जोड़ोगे तो F आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये बच्चों PGGDJDF
किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।